अपना खुद का बिजनेस, ये सपना हम में से कौन नहीं देखता। खुद का बॉस बनना, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखना। लेकिन क्या हो अगर ये बिजनेस इन अ बॉक्स का सपना असल में एक बहुत ही महंगा जाल हो? चलिए आज इसी सच का पर्दाफाश करते हैं। देखिए, ये लाइन सिर्फ पिज्जा के बारे में नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम की बात है जो आपको पार्टनरशिप का सपना तो दिखाता है, पर असल में आपकी जेब से पैसा निकालने की एक मशीन है। मतलब आपको लगता है कि आप पार्टनर बन रहे हैं, पर असल में आप एक ऐसे कस्टमर बन जाते हैं जो लगातार पेमेंट करता रहता है। 1,70,00,000 रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो छिपा हुआ फर्क है जो एक फ्रेंचाइजी लेने और अपना खुद का काम शुरू करने के बीच 5 साल में पैदा हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? चलिए आज इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो अपना बॉस बनने का सपना है, ये कैसे एक फाइनेंशियल नाइटमेयर यानी एक बुरे सपने में बदल जाता है। इसकी कहानी मार्केटिंग की चमक दमक के पीछे छिपी है। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हैं वादे, दूसरी तरफ हकीकत। वादा होता है आप अपने बॉस बनेंगे, लेकिन सच ये है कि आप एक तरह से एक लोन इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं जो किसी और को तगड़ा रिटर्न दे रहा है। वादा होता है बिजनेस इन अ बॉक्स, सब कुछ रेडीमेड, पर ये असल में सोने की हथकड़ियां हैं। और वो जो प्रूवन सिस्टम की बात करते हैं ना, वो एक ऐसी छत बन जाती है जिसके ऊपर आपका बिजनेस कभी जा ही नहीं सकता। तो ये सोने की हथकड़ियां पहनाई कैसे जाती हैं? इसकी शुरुआत होती है एंट्री कॉस्ट से। वो भारी भरकम रकम जो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ही चुकानी पड़ती है और जिसमें बहुत कुछ छिपा होता है। ये नंबर्स देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि एक फ्रेंचाइज शुरू करने का खर्च अपना काम शुरू करने से लगभग 3 गुना ज्यादा है। फ्रेंचाइज फीस तो है ही, जो कभी वापस नहीं मिलती, पर असली खेल तो इंटीरियर और इक्विपमेंट में होता है। यहां कॉस्ट अचानक आसमान छूने लगती है। सवाल है क्यों? इस क्यों का जवाब है अप्रूव्ड वेंडर इकोसिस्टम। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना? कहा जाता है कि ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए है, पर असल में ये किक पैक का एक सिस्टम है। फ्रेंचाइजर आपको उन्हीं वेंडरों से सामान खरीदने पर मजबूर करता है जिनसे उसे कमीशन मिलता है, और ये कमीशन कौन देता है? आपकी जेब से। इससे आपकी सेटअप कॉस्ट बिजनेस शुरू होने से पहले ही 20 से 30% बढ़ जाती है। और यहीं पर असली खेल आता है जुगाड़ का। जो इंडिपेंडेंट बिजनेस वाला है वो स्मार्ट है। वो सेकंड हैंड इक्विपमेंट खरीदता है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर से बात करके बेस्ट रेट निकालता है। उसे किसी महंगे कॉर्पोरेट लुक की जरूरत नहीं है, वो अपने बजट में काम करता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी उसे शुरू में ही लाखों रुपए बचा देती है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो शुरुआती खर्चा था ना, वो तो बस ट्रेलर था। फ्रेंचाइज मॉडल का सबसे खतरनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है। वो लगातार लगने वाली फीस जो आपके प्रॉफिट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये एक ऐसा जख्म है जो कभी भरता ही नहीं। एक सिंपल सा सवाल, अगर रॉयल्टी सेल्स का 8% है तो ये आपके प्रॉफिट का कितना परसेंट हुआ? सुनने में तो 8% ही लगता है ना? पर यहीं पर सारा खेल छिपा है। और जवाब हैरान करने वाला है। सेल्स पर 8% की रॉयल्टी का मतलब है आपके नेट प्रॉफिट पर 40% का सीधा सीधा टैक्स। सोचिए, आपने मेहनत की, रिस्क लिया, पैसा लगाया, और आपके कमाए हर 100 रुपए के मुनाफे में से 40 रुपए सीधे फ्रेंचाइजर के पास चले गए। कमाल है ना? और अगर आपको लगा कि ये काफी नहीं था, तो मिलिए मिनिमम गारंटीड रॉयल्टी से। ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का सबसे शिकारी क्लॉज हो सकता है। इसका सीधा मतलब है, आपकी दुकान चले या ना चले, आपकी सेल्स हो या ना हो, आपको फ्रेंचाइजर को एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने देना ही पड़ेगा। उनका प्रॉफिट गारंटीड है, आपका बिजनेस नहीं। और यही क्लॉज बनाता है डेथ स्पाइरल, मतलब मौत का चक्रव्यूह। देखिए, रॉयल्टी जो सेल्स के हिसाब से बदलनी चाहिए थी, वो अब एक फिक्स्ड खर्चा बन गई। जब मार्केट डाउन होता है, सेल्स गिरती हैं, तो ये फिक्स्ड खर्चा आपकी बची खुची जमा पूंजी को भी खा जाता है और बिजनेस तेजी से डूबने लगता है। अब बात करते हैं सप्लाई चेन की। फ्रेंचाइजर के लिए ये सिर्फ सामान पहुंचाने का जरिया नहीं है, ये एक और प्रॉफिट सेंटर है। आपको उन्हीं से सामान खरीदना है, वो भी मार्केट रेट से 15-20% ज्यादा पर। इसे कहते हैं इनविजिबल रॉयल्टी। और तो और, अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो फेल हो जाए, तो उसका स्टॉक भी आपको ही खरीदना पड़ता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है सबवे, जहां फ्रेंचाइजी को 1000 किलोमीटर दूर से आया मुरझाया हुआ लेट्यूज इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि वो बगल की दुकान से ताज़ा खरीद सकते थे। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ छोटी मोटी फ्रेंचाइजी की कहानी है। जरा इस खबर पर नजर डालिए।
जब डोमिनोज इंडिया जैसी बड़ी कंपनी महंगाई की वजह से अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो सोचिए एक अकेले फ्रेंचाइजी का क्या हाल होता होगा। वो ना तो दाम बढ़ा सकता है, ना ही कॉस्ट कम कर सकता है, वो बस बीच में पिसता रहता है। पैसे की बात तो हो गई, अब आते हैं कानूनी पिंजरे पर। जी हाँ, ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो आपको इस तरह से फंसाते हैं कि सारी पावर फ्रेंचाइजर के हाथ में चली जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में फ्रेंचाइजी के लिए कोई अलग से कानून ही नहीं है। सब कुछ 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत चलता है। ये कानून मानता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दोनों पक्ष बराबर हैं। अब आप ही बताइए, एक अकेला इंसान एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने कितना बराबर हो सकता है? ये तो एक मजाक है। और इस कानूनी असंतुलन का नतीजा फ्रेंचाइजर के पास सारी पावर है। वो ब्रांड स्टैंडर्ड्स का बहाना बनाकर कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। मतलब आपकी जिंदगी भर की मेहनत और जमा पूंजी एक झटके में आपसे छीनी जा सकती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया का केस सबके सामने है। जब एक 50-50 जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है, जब 169 आउटलेट्स पर ताला लगने की नौबत आ सकती है, तो सोचिए एक छोटे अकेले फ्रेंचाइजी की क्या हैसियत है। ये टर्मिनेशन एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता। कभी सोचा है कि किसी ब्रांड के पिछले 3 साल में कितने आउटलेट बंद हुए या वो अपने पार्टनर्स पर कितने केस करते हैं? ये सवाल पूछना जरूरी है, पर आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कानून इन्हें ये बताने के लिए मजबूरी नहीं करता। और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा लीगल रिस्क है। भारत में कोई फ्रेंचाइज डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जैसी चीज है ही नहीं। इसका मतलब आप आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि जिस ब्रांड में आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं, वो कहीं एक ज़ॉम्बी ब्रांड तो नहीं जो बस बाहर से चमक रहा है और अंदर से खोखला। तो अगर फ्रेंचाइज एक जाल है, तो रास्ता क्या है? उम्मीद की एक किरण दिखती है हमारे अपने इंडिपेंडेंट रिटेलर यानी किराना स्टोर की कहानी में। 2 लाख, ये वो संख्या है किराना स्टोर्स की जो सिर्फ 1 साल में क्विक कॉमर्स की वजह से बंद हो गए। एक वक्त ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंट रिटेल की कहानी खत्म। लेकिन फिर एक जबरदस्त वापसी हुई। किराना वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेक्नोलॉजी को गले लगाया, ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े और बन गए डिजिटल इंडिपेंडेंट। अब वो अपनी आज़ादी को कायम रखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर ले रहे हैं। ये है असली इंडियन स्पिरिट। तो कहानी के इस मोड़ पर अब सवाल यह है कि रास्ता कौन सा चुने, फ्रेंचाइज का या आज़ादी का? हमने कॉस्ट देखी, रिस्क देखा, कानून देखा। अब वक्त है फाइनल फैसले का, जो पूरी तरह से डेटा पर आधारित होगा। और ये रहा इस पूरी बहस का निचोड़। इस टेबल को ध्यान से देखिए। 5 साल में अगर हम मान लें कि दोनों कैफे बराबर कमाते हैं, तो भी फ्रेंचाइज वाला मालिक इंडिपेंडेंट मालिक के मुकाबले 1,70,00,000 रुपए ज्यादा खर्च करता है। ये पैसा कहाँ गया? फीस में, रॉयल्टी में, महंगे सप्लाई चेन में। 1,70,00,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये खाई है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात रिस्क की भी है। फ्रेंचाइज मॉडल में ब्रांड कोई गलती करे तो डूबते आप भी हैं। आपको कभी भी आपके ही बिजनेस से निकाला जा सकता है। मार्केट बदला तो आप नहीं बदल सकते। जबकि इंडिपेंडेंट मॉडल में आपकी इज्जत आपके हाथ में है। आप अपनी दुकान के मालिक हैं और मार्केट के हिसाब से आप रातों रात अपना मेन्यू या कॉन्सेप्ट बदल सकते हैं। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप हैं कौन। अगर आप सिर्फ पैसा लगाकर भूल जाना चाहते हैं, तो इन दोनों से दूर रहिए। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। अगर आप पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी को एक 5 साल की महंगी MBA डिग्री समझ सकते हैं, पर तभी जब उसमें मिनिमम रॉयल्टी का क्लॉज ना हो, जो मिलना लगभग नामुमकिन है। और अगर आप अपने काम के एक्सपर्ट हैं, विजनरी हैं, तो भाई इंडिपेंडेंट जाइए। 1,70,00,000 रुपए की बचत कोई मजाक नहीं है। देखिए, आखिर में एक बात साफ है, बिजनेस करना मुश्किल है, चाहे फ्रेंचाइज हो या इंडिपेंडेंट। दोनों में मेहनत है। पर सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता आसान है। सवाल ये है कि आप कौन सी मुश्किल चुनना चाहते हैं, आज़ादी की मुश्किल या एक कॉन्ट्रैक्ट की गुलामी की मुश्किल। फैसला आपका है।